नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अंतिम कक्षा में हमने क्लास 10th गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर में यह 5वीं कक्षा है और इस कक्षा के अंदर हम एक्सरसाइज 1 यानी 3.1 को खत्म कर देंगे। हमने जो भी सीखा अब तक उन सभी चीजों का यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। मैं वन बाय वन करके आपको वापस सारी चीजें रिपीट करूंगा। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे पहली वाली वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप इसकी जो ये चैप्टर है दो रैखिक वाले समीकरणों का युग्म जो चैप्टर है इसकी मूलभूत जो बातें हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप उन चीजों को सीख पाएंगे तो आगे के सवाल भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम कक्षा में हमने प्रश्न नंबर 4 तक चर्चा कर ली थी। इस बार हम प्रश्न नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। देखो, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। एक आयताकार बाग है ना, बाग मतलब बगीचा है जिसकी जो लंबाई है ना, क्या होती है? आयत में क्या होता है? या तो लंबाई या चौड़ाई, दो ही चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब उसमें उसने संबंध दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। कितना है? 36 है। अब इससे आपको करना क्या है? क्या करना है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए और बाग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न को आपको समझना चाहिए। अभी तो हम इसको सीधे से समझ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 है, इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है। लेकिन जब एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आता है तो आप वहां कैसे कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है? तो देखो, बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, दो राशियां ज्ञात करनी है, मतलब दो चर पद होंगे यहाँ पर। और जब दो चर पद होंगे तो सीधा सीधा हम कनेक्ट कर सकते हैं किससे? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण से। तो आपको एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से सोचना है कि कौन से चैप्टर से प्रश्न आता है। तो आपको विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, दो चर हैं, दो राशियां ज्ञात करनी है, इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण से यह प्रश्न है। अब दूसरी बात हम करें, इसके बाद हम बात करें तो हमने जितने भी प्रश्न किए हैं अब तक उनके अंदर समीकरणें दी हुई होती है ना, दो समीकरणें दी हुई होती है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर एक भी समीकरण नहीं दी। इसका मतलब क्या करें? सबसे पहले तो समीकरणों का निर्माण करें, तभी तो हल कर पाएंगे, नहीं तो क्या हल करेंगे? तो देखो, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे रखा है तो हम सबसे पहले लंबाई को मानेंगे, एक चर उसके लिए मानेंगे, चौड़ाई के लिए दूसरा चर मानेंगे। यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, माना कि देखो क्या है, माना कि आयताकार आयताकार बाग की लंबाई लंबाई बराबर कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स। और यहाँ मीटर में राशि दे रखी है तो इसको क्या मान लेंगे हम? एक्स मीटर। ठीक है, क्या मानेंगे? एक्स मीटर मानेंगे। एक्स मीटर हो गया। फिर क्या मानेंगे बताओ? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या होगा? वाई मीटर। सबसे पहले आपने क्या कर लिया? दो चर मान लिए। क्यों? क्योंकि आपको दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण बनाना है। तो हमने लंबाई को x माना, चौड़ाई को क्या मान लिया? y मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करें? जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? देखो, प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक आयताकार बाग है। क्या है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अधिक है, ध्यान से पढ़े। लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। यानी कि लंबाई में से चौड़ाई घटा दें तो कितना आना चाहिए आपके पास? 4 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो देखो यहाँ लंबाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? y है। तो क्या लिख दूं मैं? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। और प्रश्न क्या कहता है कि भाई लंबाई में से आप क्या घटा दो? चौड़ाई घटा दो। तो आपके पास क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और इस तरीके से आपको पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। दूसरे समीकरण कैसे निकालें? आपको दे रखा है क्या? अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। परिमाप नहीं दे रखा है। बच्चे गलती यही करते हैं। क्या करते हैं? सीधा परिमाप लगा देते हैं
और अपन को प्रश्न में क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। सबसे पहले अब परिमाप कैसे निकालें, आयत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए आपको, आयत का परिमाप याद होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, चूंकि आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है भाई, बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। लेकिन यह आयत का परिमाप के बारे में नहीं चर्चा करके किसके बारे में चर्चा करी, अर्ध परिमाप के बारे में चर्चा करी। तो हम वापस से लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और अर्ध मतलब आधा। तो जो पहले था, पहले कितना था, लंबाई प्लस चौड़ाई, बटे इसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा परिमाप हो जाएगा। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका जो अर्ध परिमाप है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आपने अर्ध परिमाप निकाल लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल ली। अब इसका मान प्रश्न में कितना दे रखा है भाई, अर्ध परिमाप का मान कितना दे रहा है, 36 मीटर दे रखा है। यानी वापस से हम क्या कर देंगे, इन दोनों का योग कितना करने वाले हैं, 36 करने वाले हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में वापस से क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखूं मैं वापस से, जो x प्लस वाई है उसका मान कितना है, 36। और ये आपकी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 को मैं वापस से लिख लेता हूं यहाँ पर, ये कितनी थी, x माइनस वाई, ये समीकरण 1 थी। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करें, अब यहां से हमारे पास 3 रास्ते है ना। अभी हमने एक के बारे में पढ़ा, आलेखीय विधि से हमने हल करना सीखा, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का भी प्रयोग करना सीखेंगे। इस प्रश्न के अंदर उसने किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी विधि का नाम नहीं लिया, तो आप यहाँ पर तीनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफीय विधि का प्रयोग हम कई बार कर चुके हैं, इस बार दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। देखो उसके बाद जो दूसरी विधि आती है प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में उसी का मान रखेंगे और हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। और तीसरे नंबर की जो विधि होती है वो विलोपन विधि होती है। कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि होती है। इसमें क्या करेंगे, किसी एक चर को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर कितना है, 36, और ये x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। और जब मैं इसको जोड़ता हूं तो जोड़ दो साहब, लेकिन जब घटा देते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाता और ये प्लस का क्या हो जाता, माइनस हो जाता। लेकिन जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता, तो सीधा जोड़ देंगे। बताओ x और x कितना हो गया भाई, 2x हो गया। ठीक है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसिल हो जाएगा, यानी y तो खत्म हो गया। फिर जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो गया, 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया साहब। और यहाँ से 2 उधर जाएगा तो x का मान कितना हो गया, 40 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। x का मान कितना आ गया, बताओ कितना आया, 20 आ गया। अब क्या करें, y को कैसे निकालें, इस x के मान को मैं सीधे 1 और 2 में से किसी में भी रख दूं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, y का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, समीकरण 3 से मान में कहां रख देता हूं, कहां रखूं बताओ, 1 में रख देता हूं। कहां रखता हूं, 1 में रख देता हूं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 से मान क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में रखने पर बताओ क्या होगा। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो हो गई समीकरण 1। और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 20, ये समीकरण 3 है। देखो x बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 4। मान रखें तो मान रखने पर क्या होगा, x की जगह मैं कितना रख दूंगा भाई, 20 रख दूंगा, यानी 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 20 माइनस 4 इज इक्वल टू y। और इसको हल करेंगे तो y का मान कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया। क्या हो गया, 16। समीकरण नंबर 4 दे दो। अब आपको ज्ञात क्या करना था, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई हमने y मानी थी, और दोनों के मान आपको प्राप्त हो गए। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 3 व 4 से क्या लिखेंगे बताओ, कि आयताकार आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर थी। कितनी थी, x मीटर, और x का मान कितना आया, 20, और ये हो गई बाग की लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हमने मानी थी y मीटर। क्या मानी थी भाई, y मीटर, और y का मान कितना है, 16, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर। और यही क्या है आपका आंसर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना है, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट सवाल आ जाता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आपको दी गई है। एक समीकरण दे दी उन्होंने, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। फिर क्या कह रहा है कि दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब इसी तरह की एक रैखिक समीकरण और लिखनी है आपको, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा की हो, कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है आपको वो लिखो। प्रश्नानुसार आपको एक समीकरण दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गई, प्रश्न में दे रखी है सब। दूसरी समीकरण हमें लिखनी है, पता ही नहीं कैसे लिखे, कुछ ज्ञान ही नहीं है कैसे लिखे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, क्या, हम व्यापक समीकरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, व्यापक समीकरण लिखेंगे। ये पहली हो गई, तो दूसरी कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गई। क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब ये वो जो पूछना चाह रहा है, उस समीकरण में हमको समीकरण 2 बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो व्यापक समीकरण है। क्या है, व्यापक समीकरण है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है उसमें, क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। और इसको तो कई बार हम कर चुके हैं। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेगी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 व 2 प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। अगर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 बराबर ना हो किसके, b1 अपॉन b2 के। अगर ये वास्तव में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दोनों जो मान है, a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम पढ़ते आए हैं और यही तो कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो मान रखो भाई, मान रख दो। a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान कितना है, a2 है, पता नहीं है। b1 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान कितना है, b2 है साहब, पता नहीं। ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये कब बराबर नहीं होंगे या फिर कब बराबर हो सकते हैं, ये सोचने वाला विषय। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे। देखो ये राशि कब बराबर हो सकती है, इस राशि के, अगर ये a2 का मान कितना हो जाए, 2 हो जाए। कितना हो जाए, 2 हो जाए। इसका मतलब 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर b2 का मान 3 हो जाए, इसका मान b2 का मान 3 हो जाए, तो फिर 3/3 मतलब क्या हो गया भाई, हो गया 1। इसका मतलब अगर a2 का मान 2 हो जाए और b2 का मान 3 हो जाए, तो ये दोनों राशियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इस स्थिति में तो फिर ये प्रतिच्छेदी रहेगी नहीं। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। इसका मतलब a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए और b2 का मान 3 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिख देंगे हम अर्थात समीकरण
1 व 2 के लिए, समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेदी, क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी होने के लिए, होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 2, a2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, और b2 का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई, 3 नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा हो सर a2 का मान 0 और b2 का मान 0 कर दें तो ये अनंत बराबर अनंत हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अनंत परिभाषित नहीं होता है गणित के अंदर। क्या अनंत परिभाषित होता है क्या, नहीं होता। तो हम ऐसी संख्या लेंगे नहीं, और ले भी ली तो फिर समीकरण बनेगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जीरो के बारे में हम चर्चा ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, a2 का मान 2 ना हो और b2 का मान क्या ना हो, 3 नहीं होना चाहिए। सर c2 का क्या करें, अरे c2 कुछ भी हो, c2 के लिए तो यहाँ संबंध में c2 आता ही नहीं है, अगर आता तो उसको भी हल करते हैं। तो C2 का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस A2 का मान 2 नहीं होना चाहिए और B2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो सर क्या ले फिर, अरे सीधा सीधा कुछ भी ले लो, बहुत सारी संख्याएं अनंत समीकरणें ऐसी बन सकती हैं। आप चाहो तो A2 का मान 3 ले लो और B2 का मान 2 ले लो, या A2 का मान 5 ले लो, B2 का मान 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम समीकरण लिख लेते हैं। अर्थात अर्थात एक संभव समीकरण लिखने के लिए क्या करें भाई, a2 बराबर क्या लें, a2 बराबर क्या लें, बताओ क्या लें। आप चाहो तो 3 ले लो, आप चाहो तो b2 बराबर क्या ले लो, 2 ले लो, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए, 3 तो हो सकता है, b2 का मान 3 नहीं होना चाहिए, 2 तो हो सकता है। सर c2 का क्या करें, C2 का मान कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि C2 तो आता ही नहीं। आप चाहो तो 10 ले लो। तो समीकरण क्या हो जाएगी बताओ, समीकरण हमारी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 का मान रखेंगे 3x प्लस b2 का मान रखेंगे 2y प्लस c2 का मान 10 रखेंगे बराबर 0, और यही क्या हो जाएगी आपकी एक अभिष्ट समीकरण हो जाएगी, जो समीकरण एक को क्या करेगी, निश्चित रूप से प्रतिच्छेद करेगी। ऐसे कई आंसर बनाए जा सकते हैं, कई आंसर बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही हो। अगर हम a2 और b2 के मान बदल दें, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 7 यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 10 यहाँ 11 हो सकता है, सी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ऐसी अनंत समीकरणें प्राप्त हो सकती हैं जो समीकरण नंबर 1 को प्रतिच्छेद करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे a2 का मान क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और b2 का मान क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, वही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वही प्रश्न है, इस बार क्या है, रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। क्या हो, रेखाएं समांतर हो। अभी कैसी थी, प्रतिच्छेदी थी। तो देखो सबसे पहले हम पहली समीकरण ही लिख लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो 0। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 के समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, a2 सॉरी क्या करें, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, आपका मान क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 चलेगा, b1 अपॉन b2 चलेगा, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। मान रख के देखते हैं, बताओ 2 बटे a2
बराबर क्या हो गया 3/B2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो -8/C2। अब बताओ कैसे निकालें, सोचो। ये दोनों मान बराबर होना चाहिए, ये दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ हमेशा 2 या 2 का अनुपात आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 या 3 का अनुपात आएगा, तभी तो बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। A2 का मान कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, ये 2 से कटे, आ रही बात समझ में। यानी या तो 2 हो जाए, देखो सीधा सीधा आप 2 ले लो, 2/2 1 हो गया, 3/3 क्या हो गया 1 हो गया। तो A2 का मान कितना होना चाहिए 2 या 2 का अनुपात। B2 का मान कितना होना चाहिए 3 या 3 का अनुपात होना चाहिए। तो आप यहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि A2 का मान क्या होना चाहिए 2k कोई भी रियल नंबर है। यहाँ B2 का मान कितना होना चाहिए 3k, जो के यहाँ पर है वही के यहाँ पर होगा। इस तरह से अगर आप मान रखेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सर फिर ये क्या होना चाहिए C2 क्या होना चाहिए, गेस करो आप क्या होना चाहिए कि इसके बराबर ना हो, यहाँ 8 ना आए, क्या ना आए -8 ना आए। C2 का मान क्या होना चाहिए -8 के नहीं होना चाहिए। तो C2 क्या नहीं होना चाहिए -8 के नहीं होना चाहिए। आप मान रख के देखेंगे, अगर C2 का मान -8 के रखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा 1/k हो जाएगा। यहाँ पर 2 के रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने माना A2 बराबर क्या हो गया 2k, फिर 3 बराबर B2 क्या माना 3k, और इधर है -8 और इसको क्या मान लेते हैं हम 8k। अगर इसको मान रखकर हल करते हैं तो देखो ये 2 से 2 1/k, 3 से 3 1/k, -8 से -8 1/k। लेकिन ये राशि क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब C2 का मान क्या नहीं होना चाहिए -8 के नहीं होना चाहिए, और सब चलेगा। आई ये बात समझ में। तो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अभिष्ट समीकरण। अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण देखो क्या लिखेंगे अपन। समीकरण क्या थी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर A2 का मान क्या है बताओ 2k, और B2 का मान क्या है बताओ 3k, और C2 बराबर क्या, C2 बराबर क्या नहीं होना चाहिए -8k। लिख देते हैं मान। तो देखो A2 हो गया 2k प्लस ये हो गया 3k, और ये हो गया माइनस या प्लस कुछ भी ले लो, प्लस एम के ले लो आप यहाँ पर 0। यहाँ एम का मान क्या नहीं है -8 नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब के का मान कुछ भी रख लो, सॉरी यहाँ एक्स भी आएगा और यहाँ वाई भी आएगा, बिना चरों के तो समीकरण हो ही नहीं सकती। अब बताओ के का मान कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। के बराबर 2 लेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा बताओ 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6x हो जाए 6y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा m m या 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2m। के का मान कितना लिया 2 लिया, तो ये हो गया 2m बराबर 0, जहां m का मान क्या नहीं हो सकता -8 नहीं हो सकता, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न इसी तरह का है, और इस बार क्या कह दिया आपके रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए। क्या करने वाले हम, सबसे पहले पहला वाला समीकरण लिखें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है 2a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गए। दोनों समीकरण कैसी हो समपाती है, तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 के समपाती होने के लिए, समपाती होने के लिए, समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। कई बार हम पढ़ चुके हैं कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। इस स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी होंगी बताओ, कैसी होंगी। इस स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती होगी। मान रखकर देखते हैं हम, तो 2/A2 बराबर 3/B2 बराबर -8/C2 बराबर
इसके बराबर में हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि तीनों राशियां क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं यहाँ से 1/k मान लूं, जहां पर k क्या है, एक रियल नंबर है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को देखूं और वज्र गुणा कर दूं तो मुझे A2 बराबर 2k नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को देखूं और वज्र गुणा कर दूं तो बताओ B2 बराबर क्या नजर आ रहा है, 3k नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ही देख लूं तो C2 बराबर क्या होना चाहिए, -8k नजर आ रहा है। और ये तीनों के तीनों मान मैं समीकरण नंबर कहाँ रख दूंगा, 2 में रख दूंगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो देखो क्या करने वाला हूं मैं, A2, B2, C2 के मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, मान रखो भाई, 2k x हो गया, 3k y हो गया, और क्या हो जाएगा, C2 का मान -8k हो गया, बराबर 0 हो गया। अब k का मान आप कुछ भी लो, आपको एक अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा, जो समीकरण 1 का कैसा समीकरण होगा, समपाती होगा। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, k का मान वापस से 2 मानूंगा, तो k का मान 2 मानूंगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा कितना, 6y, और ये हो जाएगा -16 बराबर 0। और यही क्या है, आपका आंसर है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर कितना है भाई, 7 नंबर है। कितना नंबर है, 7 नंबर है। इसको हम हल करने वाले हैं। देखो, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है। ग्राफिकल मेथड से करना है आप। फिर क्या करना है भाई, कि ग्राफ खींचिए तथा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं आपको, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। देखो, मैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। क्या करने वाले हम, जो दोनों रेखाएं दी गई है उनको ग्राफ पर बनाएंगे। ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और नीचे की ओर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी, जिससे एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको बताने हैं, और उस त्रिभुज को क्या करना है, आपको छायांकित करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया आपको, दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ, समीकरण 1 दे रखी है आपको, x माइनस वाई बराबर, सॉरी, x माइनस वाई प्लस 1, है ना। क्या दे रखा है, देखो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गई। इसके लिए क्या करेंगे, हम दो बिंदु बनाएंगे, बहुत बना चुके हैं हम, x और y। देखो, x बराबर 0 लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, x बराबर, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ रहा है, -1। y बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो x का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। सॉरी, देखो, गलतियां ऐसे ही होती है। कैसे, अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो ये मान 0 हो गया, और y का मान कितना आएगा, +1 आएगा। कितना आएगा भाई, +1 आएगा। y का मान कितना आएगा, +1 आएगा। ये बात है, आप ध्यान रखिए अच्छे से, गलतियां ना करें, है ना, गलतियां सबसे हो जाती है। फिर देखो, y का मान मैंने 0 कर दिया तो x का मान -1 हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या है बताओ, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए भी दो बिंदु प्राप्त करेंगे आप। पहला बिंदु हो जाएगा आपका x और y। तो देखो, x का मान अगर मैं 0 कर देता हूं तो बताओ y का मान कितना होगा। ये देखो, x बराबर मैंने 0 कर दिया, ये मान 0 हो गया, 12 उधर जाएगा प्लस का, और 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस बार मैं y को 0 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, y को 0 कर देता हूँ, 12 उधर जाएगा, 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा, y को तो हमने 0 कर दिया, 3 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 से आपको दो बिंदु मिल गए, 0,1 और -1,0। फिर क्या मिल गया आपको, समीकरण 2 से फिर दो बिंदु मिल गए, 0,6 और 4,0। इन चारों बिंदुओं से हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ पेपर बनाने वाले हैं। तो देखो, ग्राफ पेपर के लिए हम सबसे पहले ग्राफ पेपर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं एक।
चल, ये आपका ग्राफ है ना? इस तरह का ग्राफ होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये हो गया आपका ग्राफ और इस पर हम चारों बिंदु लगाने वाले हैं। तो पहला बिंदु था आपका, क्या था बताओ? 0,1। क्या है? 0,1 यानी x का मान 0, y एक्स पर हो गया 1, y का मान 1 यानी प्लस वाला 1, तो ये रहा आपका 1। ये हो गया आपका कौन सा बिंदु? 0,1 हो गया। कौन सा हो गया? 0,1 हो गया। दूसरा बिंदु क्या था बताओ? क्या था? -1,0, x का मान -1, ये रहा। और 0 किसका? y का। x पर हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। x अक्ष पर y हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। तो ये हो गया आपका -1,0 हो गया। और इस पर हम क्या कर देंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। बताओ, इस लाइन को ड्रॉ कर देते। यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं। ये हो गई आपकी पहली लाइन। देखो, इसको थोड़ी और लंबी कर देता हूँ, है ना? और इसको थोड़ी सी मोटी भी कर देते हैं अपन, ताकि ये अच्छे से हमें दिखने लगे। चलो ठीक है, दिख रही है, नजर आ रही है। अब देखो, जो दूसरा बिंदु है वो क्या है? 0,6 और 4,0। बताओ, x का मान 0, क्या करें? x का मान 0 कहाँ है? x का मान 0 और 6, ये रहा। फिर क्या है? 4,0, x का मान 4 और y का मान 0, ये रहा। इस पर क्या करेंगे? हम एक रेखा खींचेंगे वापस। तो यहां से हम एक रेखा खींचने वाले हैं जो इससे गुजरे। ठीक है, वो भी थोड़ी सी और लंबी कर दें। ठीक है, अब ठीक है सर। अब देखो, पहले बिंदुओं के नाम भी लिख देते हैं। बिंदु हो गया ये कौन सा है? 4,0। ये कौन सा है बताओ? ये 0,6 हो गया, है ना? अब क्या है? इस स्थिति में आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जो ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्या पूछा आपसे? तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पूछे। तो एक बिंदु तो है आपका 4,0, एक बिंदु ये वाला बिंदु है -1,0, और ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक आपको लिखने होंगे। तो यहाँ से x निर्देशांक कितना हो गया? 1, 2 हो गया। और y निर्देशांक कितना हो गया? यहाँ आ रहा है 1, 2, 3 हो गया। 2,3 हो गया। और इसको क्या करना है? आपको छायांकित करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा कलर वगैरह रख देंगे, है ना? तो इसमें कलर भरते हैं हम। देखो, छायांकित करेंगे, या तो छायांकित कर दो या कलर कर दो, जैसा भी आपको इच्छा हो। में कलर भर देते हैं अभी। कौन सा कलर भरे बताओ? पिंक भर देते हैं। ये हो गया आपका पिंकू, ये वाला। ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसके बारे में आपसे पूछा था, और यही आपका क्या है? आंसर है। ये रहा पहला बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु, और ये रहा तीसरा बिंदु, और ये रहा छायांकित त्रिभुज। आशा है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली जो कक्षा होगी अपनी, उसमें हम 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।